हेलो एवरीवन। यस, स्वागत है आपका वापस से इस क्लास में। तो कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया। नाइस। अब तो बरसात हो रही है कई जगह, तो सब लोग एंजॉय कर रहे हैं बारिश का मौसम। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो वेलकम टू द क्लास। आज हम क्या करेंगे? आज हम जीव जगत में नेक्स्ट चीज पढ़ेंगे, दैट इज वर्ग की संवर्ग, टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बारे में पढ़ेंगे। और हम पढ़ेंगे टेक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में। ठीक है। पर उसको स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, मैं उन बच्चों के नाम लेना चाहूंगी जिन्होंने क्वेश्चन के आंसर दिए हैं पिछले सेशन में। यस। एंड दैट्स वेरी ग्रेट कि आप लोग ने ट्राई किया आंसर्स देने का। जैसे हर्ष, कुणाल, अलका है, रक्षा है, अरमान है, ठीक है, प्रिया, हरि, योगेश, रविकांत, प्राची, नुसरत, ठीक है, अवनीश है, अंशिका, शगुन एंड मुरारी। ठीक है। वेरी गुड एवरीवन, वेरी गुड कि आप लोग ने ट्राई किया आंसर देने का। देखो बच्चों, मैंने हमेशा बोला है आंसर करने का ट्राई करो। राइट है, रॉन्ग है, इट्स ओके। ठीक है। रॉन्ग है तो आप सीखोगे, राइट है तो वेरी वेल। यस। तो जो क्वेश्चन था उसका आंसर मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, पर इन लोगों ने आंसर करने का ट्राई किया एंड दैट्स ग्रेट, दैट्स वेरी गुड। ओके। तो चलिए हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं जल्दी से। तो आज हम जो पढ़ने वाले, जैसे मैंने आपको बताया, हम आगे जीव जगत में ही चलेंगे। तो इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम रिवाइज करेंगे। ठीक है। जैसे मैंने आपको बोला, हमेशा हम रिकॉल किया करेंगे जो हम प्रीवियस क्लास में पढ़ा है। तो हमने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था? आप सबको याद होगा। ठीक है। हमने पढ़ा था जनन के बारे में। ठीक है। कि ये एक अभिलक्षण बच गया था, तो वो हमने नेक्स्ट क्लास में किया था। तो जनन में हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि जनन बेसिकली होता क्या है। तो हमने बोला था कि अपने ही समान संतति को उत्पन्न करना, वो जनन है, रिप्रोडक्शन है। ठीक है। हमने देखा था कि जनन जो है वो दो तरीके का हो सकता है। अलैंगिक हो सकता है या फिर लैंगिक हो सकता है। ठीक है। या आपको याद होगा, ए सेक्सुअल हो सकता है या फिर सेक्सुअल हो सकता है। फिर हमने देखा था कि जनन जो है वो सारे सजीवों में पाया जाता है, पर कुछ अपवाद हैं, एक्सेप्शंस हैं सजीवों में जो जनन शो नहीं करते हैं। जैसे कि हमने देखा था खच्चर हो गया, श्रमिक मधुमक्खी हो गई। ठीक है। अनुर्वर जो मानव युगल होते हैं, दैट इज इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स हो गए। तो ये लोग जो हैं वो जनन शो नहीं करते। तो क्योंकि सजीवों में इस कैरेक्टरिस्टिक का अपवाद है, इसीलिए इसको हम सुस्पष्ट अभिलक्षण नहीं बोलते हैं सजीवों का। ठीक है। तो ये सुस्पष्ट अभिलक्षण नहीं है। ये हमने पिछली क्लास में देखा था। फिर उसके बाद हमने जनन पढ़ने के बाद हम आए थे टेक्सोनॉमी में। मतलब बेसिकली मैंने आपसे बात की थी जैव विविधता, दैट इज बायोडाइवर्सिटी के बारे में। कि हमने देखा था कि लगभग 1.7 से 1.8 मिलियन टाइप ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स हमारे अर्थ पे पाए जाते हैं, पृथ्वी पे पाए जाते हैं, है ना। ये हमने देखा। तो इनके अध्ययन को हम कैसे इजी करें, तो उसके लिए हमने देखा था कि इनका वर्गीकरण किया जाता है। वर्गीकरण से मैंने आपको, वर्गीकरण शुरू करने से पहले मैंने आपको बोला कि हम कुछ टर्म समझ लेते हैं ना। तो हमने एक फर्स्ट टर्म हमने क्या समझी? हमने समझी थी टेक्सोनॉमी, है ना। तो टेक्सोनॉमी मैंने आपको बताया था, एपीडी कैंडोल ने वर्ड दिया था। ठीक है। और जो टेक्सोनॉमी है बेसिकली, ये आप बोल सकते हैं वो साइंस है जिसके अंदर डिफरेंट जो भी हम प्रक्रिया यूज करते हैं, भी रूल्स रेगुलेशंस नियम हम यूज करते हैं किसी भी जीव को वर्गीकृत करने के लिए, वो हम टेक्सोनॉमी में पढ़ते हैं। ठीक है। अब टेक्सोनॉमी के हमने देखे थे कि कुछ स्टेप्स में हम जब भी किसी जीव को वर्गीकृत करते हैं, हम कुछ स्टेप्स फॉलो करते हैं। जैसे कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। कैरेक्टराइजेशन मतलब सबसे पहले हम कोई भी नया जीव हमको मिला, हम उसके लक्षण देखेंगे। ठीक है। फिर हम उसको पहचान करेंगे, दैट इज आइडेंटिफाई करेंगे कि वो किससे मैच कर रहा है। पहले से जीव प्रेजेंट है हमारी पृथ्वी पे, उनमें से किस में से उसकी सबसे ज्यादा समानता वो शो कर रहा है, हम आइडेंटिफाई करेंगे। फिर हम उसका नामकरण करेंगे, दैट इज हम कोई एक नाम, वैज्ञानिक नाम देंगे, नॉमेनक्लेचर। एंड देन हम उसका वर्गीकरण करेंगे, दैट इज अकॉर्डिंगली हम उसको किसी एक समूह में बांट देंगे, दैट इज वर्गीकरण और क्लासिफिकेशन। ठीक है। तो ये हमने देखा था टेक्सोनॉमी, निम्न बिंदु का ध्यान रखा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड मैंने जो आपको बताया था, वो बताया था मैंने आपको सिस्टमैटिक्स। ठीक है। अब जो सिस्टमैटिक्स है उसमें भी जस्ट लाइक टेक्सोनॉमी वही चार चीजें होंगी, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमिनेशन
नोमेनक्लेचर फिर क्लासिफिकेशन। बट इसमें एक चीज का ध्यान रखा जाता है, वो है उद्विकासीय संबंध, दैट इज एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के बीच में, डिफरेंट में, ये इसको ध्यान रखा जाता है वर्गीकृत करते वक्त। सो दैट इज सिस्टमैटिक्स। समझ में आया आपको? ठीक है, आगे फिर हमने पढ़ा था अबाउट बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, दैट इज द्विनाम पद्धति। और आई होप आप सबको पता है कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया है, किसने दिया है बताइए? द्विनाम पद्धति, यस, ये हमको दी थी कैरोलस लिनियस ने। ठीक है, और इसके फिर हमने रूल्स पढ़े थे। रूल्स क्या क्या थे? हमें किसी भी एक नाम से याद रखेंगे, आप भी इसको ऐसे ही याद रखिएगा। कोई एक नाम सोच लीजिए और उसके नाम से ही इसको याद रखिए। मैगी फेरा इंडिका जैसे मैंने दिया, तो हमने क्या देखा था कि हर एक जीव का जो नाम है उसमें दो घटक होंगे। ठीक है, जो पहला नाम होता है वो होता है उसके वंश का नाम। ठीक है, दूसरा नाम होता है वो होता है जाति संकेत पद। ठीक है, फिर हमने देखा था कि जो वंश का नाम होगा वो हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होगा, जाति संकेत पद हमेशा स्मॉल लेटर से शुरू होगा। अगर आप इस नेम को लिख रहे हो, ये हाथ से लिख रहे हो, तो आपको हमेशा उसको सेपरेटली अंडरलाइन करना है। अगर ये प्रिंट हो रहा है तो ये इटैलिक्स में प्रिंट होता है। ये क्यों करते हैं? इसका लैटिन ओरिजिन शो करने के लिए। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था कि जाति संकेत पद के लास्ट में हम उस साइंटिस्ट का नाम लिखते हैं जिन्होंने इसको डिस्कवर किया या इसका नाम दिया, नामकरण किया। तो इसमें हमने यहाँ पे लिखा है लेनियस का नाम, पर जो नाम है वो शॉर्ट फॉर्म लिखा जाता है, छोटे शब्दों, छोटे फॉर्म में लिखा जाता है, पूरा नाम हम नहीं लिखते हैं। ठीक है, और ये जो नाम है उसको अंडरलाइन करने की आपको जरूरत नहीं होती, न ही उसको इटैलिक्स में लिखना। समझ में आया? ये कुछ रूल्स थे आपके बाइनोमियल की। तो यहाँ तक हम पिछले सेशन में पढ़ चुके हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे और आज हम पढ़ेंगे वर्ग की संवर्ग, दैट इज टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बारे में। ठीक है, चलिए आगे चल। तो हम आते हैं वर्ग की समूह, या फिर आप इसको वर्ग की संवर्ग, या फिर हम इंग्लिश में हम इनको टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। ठीक है, वर्ग की संवर्ग या टेक्सोनॉमी कैटेगरीज क्या होती है? देखिए, हमने टेक्सोनॉमी में क्या देखा था? हमने देखा था कि टेक्सोनॉमी में वो सारे नियम आते हैं जो किसी जीव को वर्गीकृत करने के लिए। ठीक है, जब भी हम किसी जीव को वर्गीकृत करेंगे, किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करेंगे, तो उस ये कोई एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है। ये नहीं कि हमने किसी एक ही ग्रुप में उसको डाल दिया। ये जो है, ये मल्टीपल स्टेप्स हैं इसके अंदर। ठीक है, बहुत सारे स्टेप्स होते हैं क्लासिफिकेशन में। ठीक है, एक ही ऑर्गेनिज्म को हम डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक ही जीव को। ठीक है, और उन्हीं कैटेगरीज को हम बोलते हैं टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। जैसे हम स्टार्ट करेंगे, 7 जो होती है वो अनिवार्य संवर्ग होते हैं, मतलब कंपलसरी जो कैटेगरीज हैं, से ज्यादा मतलब बेसिकली ये तो होती ही हैं। ठीक है, तो 7 अनिवार्य संवर्ग हैं, इनकी हम मेनली बात करेंगे। और वो कौन से हैं? मैं इंग्लिश में पहले लिख रही हूँ। किंगडम, फाइलम, ठीक है, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशी। ठीक है, तो इसको हम याद कैसे रख सकते हैं? बहुत इजी तरीका है। ठीक है, कीप, पॉट, टीम और फैमिली गेट्स सिक। ठीक है, ये तरीका है जिससे आप इसको याद रख सकते हो। ठीक है, आपको इसी ऑर्डर में इसको याद रखना बहुत 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 है, इसीलिए हमने ये एक तरीका बनाया है जिससे हम इसको याद रख सकते हैं।
ठीक है, तो कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट सिक, इसमें के से हो गया आपका किंगडम, ई से हो गया फाइलम, सी से हो गया क्लास, ओ से हो गया ऑर्डर, एफ से हो गया फैमिली, जी से जीनस और एस से स्पीशीज। ठीक है, ये तो इंग्लिश में याद करने का तरीका है इसको। ठीक है, अब हिंदी में क्या होता है, हिंदी में किंगडम को हम बोलते हैं जगत। ठीक है, फाइलम को हम बोलते हैं संघ। ठीक है, क्लास को हम बोलते हैं वर्ग, ऑर्डर को हम बोलेंगे गण, फैमिली को हम बोलेंगे कुल, जीनस को बोलेंगे वंश और स्पीशीज को हम बोलेंगे जाति। समझ में आया आपको? ये 7 जो हैं ये अनिवार्य संवर्ग हैं। फिर कभी कभी जो बायोलॉजिस्ट होते हैं वो बीच में कुछ संवर्ग और घुसा देते हैं इसके अंदर, लाइक कुछ उपसंघ हो गए। ठीक है, दैट इज उपसंघ मतलब सब फाइलम्स हो जाते हैं या उपवर्ग हो जाते हैं, वो डिपेंड करता है किसी एक पर्टिकुलर जीव पे। पर जनरली जो है ये जो 7 संवर्ग हैं वो आपको याद रखने हैं। ठीक है, कीप पॉट क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट सिक, तो आप इस तरीके से इसको याद रख सकते। अब जो होता है इस तरीके से, अब ये जो है ये हर एक क्या है, हर एक जो है वो वर्ग की संवर्ग है। ठीक है, जैसे एक स्पीशीज एक वर्ग की संवर्ग है, जीनस एक वर्ग की संवर्ग है, तो ये हर एक जो है वो एक एक कैटेगरी है, टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है। ठीक है, समझ में आया आपको? और जो एक और चीज आपको याद रखनी है, फाइलम जो है वो वर्ड वो हम एनिमल्स के लिए यूज करते हैं। अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट्स के लिए हम एक अलग वर्ड यूज करते हैं और वो है डिवीजन। ठीक है, ऐसे ही हिंदी में संघ तो हो गया फाइलम के लिए और डिवीजन के लिए हो जाता है प्रभाग। ठीक है, तो ये आपको और याद रखना है। तो डिवीजन हम प्लांट्स के लिए यूज करते हैं, पादपों के लिए यूज करते हैं। ठीक है, और ये हम जंतुओं के यूज करते हैं फाइलम। समझ में आया आपको? ठीक है, अब ये जो संवर्ग है, वर्ग की संवर्ग है, हम उनको एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करते हैं। जब हम उनको एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करते हैं, ठीक है, या तो हम इनको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग दैट इज आरोही या डिसेंडिंग दैट इज अवरोही क्रम में आप इनको अरेंज करते हो, तब हम इसको क्या बोलते हैं, टेक्सोनॉमिक हायरार्की। ठीक है, तो टेक्सोनॉमिक हायरार्की मतलब ये वर्ग की संवर्गों को एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में आरोही या अवरोही क्रम में अरेंज करना, उसको हम बोलते हैं टेक्सोनॉमिक हायरार्की। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखो तो स्पीशीज जो है वो वर्गीकरण का सबसे छोटी इकाई है, फंडामेंटल यूनिट है। ठीक है, सबसे छोटी इकाई है, क्योंकि स्पीशीज जो जाति है उसमें जो भी एक जाति के जो भी जीव होंगे सबसे ज्यादा समानता दिखाएंगे, सबसे ज्यादा रिलेटेड होंगे। ठीक है, समझ में आया? फिर जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाते जाओगे, जैसे आप आए वंश पे, फिर कुल पे, फिर गण पे, फिर वर्ग पे, वैसे वैसे जो समानताएं हैं वो कम होती जाती है। ठीक है, तो अगर हम ऊपर की तरफ जाते हैं, ठीक है, जाति से वंश, वंश से कुल, गण, वर्ग, संघ, जगत, तो क्या होता है, समानताएं जो हैं जीवों के अंदर, समानताएं कम होती जाती हैं। ठीक है, समानताएं कम होती जाती है, या हम बोल सकते हैं कि विविधता बढ़ती है। और ये ऑब्वियस सी बात है ना, क्योंकि जाति मतलब मान लो मैं बोलती हूँ डॉग है ना, तो वो एक जाति है, में सारे कुत्ते आ जाते हैं, सारे कुत्ते सारे डॉग्स, मतलब डॉग्स के आपको वेराइटीज पता है ना, जैसे एल्सेशियन हो गया या लैब्राडोर हो गया या पमेरियन हो गया, है ना, बुलडॉग हो गया, तो ये सारे डॉग्स क्या हैं तो डॉग ही ना, तो सब एक ही जाति में आते हैं। तो ये जो जाति है, डॉग्स की जो जाति है वो आपस में सबसे ज्यादा समानता बताती है, तो ये एक जाति हो गई। ठीक है, फिर जाति के बाद जब हम वंश में जाते हैं, ठीक है, तो जो डॉग्स हैं ना उनको हम फॉक्स और वुल्व्स के साथ भी रख देते हैं। ठीक है, तो जो फॉक्स है, वुल्व्स है, उन दैट इज भेड़िया हो गया, लोमड़ी हो गई, उन सबको एक ही वंश में हम रख देते हैं। ठीक है, तो
जो वंश पे हम गए तो क्या हुआ, धीरे धीरे जो सिमिलैरिटीज हैं वो थोड़ी कम होती जाएंगी, समानताएं जो है कम होती जाएंगी, क्योंकि हम संबंधित जातियों को एक साथ रख देते हैं वंश में। फिर धीरे धीरे संबंधित वंशों को हम एक साथ रख देंगे कुल। अभी हम आगे और पढ़ेंगे इसके बारे में, पर मैं आपको यहाँ पे बस इतना बताना चाह रही हूँ। ठीक है, तो आगे वर्ग की पदानुक्रम, दैट इज टेक्सोनोमिक हायरार्की। जैसे मैंने आपको बोला टेक्सोनोमिक हायरार्की क्या होता है, जब हम वर्ग की समूहों या संवर्गों को अवरोही या फिर आरोही क्रम में अरेंज करते हैं, उसी को हम बोलते हैं टेक्सोनोमिक हायरार्की। ठीक है, समझ में आया आपको? सो ये है टेक्सोनोमिक हायरार्की। अब एक चीज होती है टेक्सॉन या फिर टेक्सा, इसका बहुवचन है। टेक्सॉन या टेक्सा क्या होता है? टेक्सोनोमिक कैटेगरी तो आप सबको समझ में आ गई। अब टेक्सॉन और टेक्सा क्या होगा? टेक्सॉन या टेक्सा होता है श्रेणी संवर्ग में सम्मिलित पादप समूह या जंतु समूह, टेक्सॉन कहलाता है। जैसे अगर मैं बोलती हूँ किंगडम, ठीक है, दैट इज जगत। ठीक है, तो किंगडम कौन कौन से होते हैं? हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है। जैसे किंगडम कौन कौन से होता है, एक प्लांटी किंगडम हो गया, ठीक है, एनिमेलिया एक किंगडम होता है। तो ये क्या है? ये है टेक्सॉन। ठीक है, मतलब एक टेक्सोनोमिक कैटेगरी के अंदर आप जो पादप या जंतुओं के समूह दिखा रहे हो, बता रहे हो, वो होते हैं टेक्सॉन। जैसे दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, मान लीजिए हम जाति की बात करते हैं, दैट इज स्पीशीज। अब स्पीशीज में डॉग एक स्पीशीज हो गई, कैट एक स्पीशीज हो गए, लायन एक स्पीशी हो गई, टाइगर एक स्पीशी हो गया, अलग से एक एक जाति है ये। ठीक है, तो ये सब क्या है? ये सब है टेक्सॉन। आ गया अब आपको, है ना? तो टेक्सोनोमिक कैटेगरी तो ये सब है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, ये सब टेक्सोनोमिक कैटेगरी है। और इनके अंदर जो भी हम पादप या जंतुओं के समूह को रखते हैं, वो हो जाते हैं टेक्सॉन। क्लियर एवरीवन? ग्रेट। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम एक एक करके सारे वर्ग के संवर्गों को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सबसे छोटी इकाई, जैसे मैंने आपको बोला था, वो है जाति। ठीक है, तो जाति या फिर स्पीशीज। अब जाति जो वर्ड है, हमेशा याद रखो वो किसने दिया था, ये इंपॉर्टेंट है। जाति जो वर्ड है वो हमें दिया था जॉन रे ने। ठीक है, तो जॉन रे जो हैं उन्होंने जाति शब्द दिया था। ओके, अब हम देखते हैं कि जाति की दो कंसेप्ट्स दिए गए हैं। एक है बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज, ठीक है, जाति की जैविक धारणा। बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज या जैविक धारणा जो है जाति की, किसने दी थी? वो अर्न्स्ट मेयर ने दी थी। अर्न्स्ट मेयर एक साइंटिस्ट है जिनको 20वीं सदी का डार्विन कहा जाता है। ठीक है, अब आप बोलोगे 20वीं सदी का डार्विन क्यों कहा जाता है भाई? तो डार्विन जो थे, आपने याद हो अगर आपको, तो डार्विन जो है उन्होंने एवोल्यूशन, खुद विकास के क्षेत्र में काम किया था। उन्होंने हमें नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी दी थी। ठीक है, तो ऐसे ही जो अर्न्स्ट मेयर है, उन्होंने 20वीं सदी में बेसिकली एवोल्यूशन पे बहुत काम किया। ठीक है, इसी वजह से, और ये बहुत ज्यादा इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है हमारे साइंस की तरफ, इसीलिए इनको 20वीं सदी का डार्विन कहा जाता है। तो आप इसको याद रखिए, कभी कभार हो सकता है पूछ लें, पता होना चाहिए आपको। ठीक है, तो अर्न्स्ट मेयर जो है उन्होंने बायोलॉजिकल कंसेप्ट, दैट इज जैविक धारणा दी थी स्पीशीज की। और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि जो भी जीव, ठीक है, आपस में प्रजनन कर सकते हैं, इंटरब्रीड कर सकते हैं, और जब वो प्रजनन करते हैं तो वो अपने ही जैसी जननशील संतानें उत्पन्न करते हैं, उनको हम एक ही जाति में रखते हैं। समझ में आया आपको? यस। तो बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज क्या है कि जो जीव आपस में इंटरब्रीड करके, आपस में प्रजनन करके अपने ही जैसी जननशील संतानें उत्पन्न करते हैं, ठीक है, उनको हम एक ही जाति में रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ मैंने लिखा हुआ भी है, ऐसे सभी सदस्य या सजीव जो आपस में प्राकृतिक रूप से प्रजनन, दैट इज इंटरब्रीडिंग कर सकते हैं, ठीक है, तथा प्रजनन करके अपने जैसी ही जननशील संतानें उत्पन्न करते हैं, एक ही जाति के सदस्य होते। ठीक है, समझ में आया आपको? जैसे डॉग्स हो गए, कैट्स हो गई, ठीक है, यस।
जैसे हम लोग हैं ना, हम लोग की भी एक अलग, ह्यूमंस की एक अलग जाति हो। तो इस तरीके से बेसिकली ये बायोलॉजिकल कंसेप्ट है। अब ये जो है ये रिप्रोडक्शन पे बेस्ड इन्होंने धारणा दी, कंसेप्ट दिया, ठीक है, प्रजनन पे बेस्ड। अब और प्रजनन भी कैसा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन, ठीक है, क्योंकि वो इंटरब्रीड कर रहे हैं, ठीक है। प्रजनन जो है वो यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, लैंगिक जनन की बात कर रहे हैं। और क्योंकि प्रोकैरियोट्स, दैट इज बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये सब प्रोकैरियोट्स हैं। प्रोकैरियोट्स में क्योंकि लैंगिक जनन नहीं होता, इसलिए इनके अंदर ये वाला जो कंसेप्ट है, बायोलॉजिकल कंसेप्ट है, जो जैविक धारणा है स्पीशीज की, वो लागू नहीं हो सकती, क्योंकि इनके अंदर लैंगिक जनन नहीं मिलता है। प्रोकैरियोट्स में लैंगिक जनन नहीं होता, ऑब्वियसली हम जो है इस वाले कंसेप्ट को इनके अंदर अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो फर्स्ट कंसेप्ट अपन ने क्या पढ़ा पढ़ा बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज, ठीक है। सेकेंड कंसेप्ट जो है, चलिए इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि इन्होंने क्या कहा था। जीव जो आपस में इंटरब्रीड करते हैं उनको एक ही जाति में रख देते हैं, ठीक है, और जननशील संतानें उनको उत्पन्न करनी चाहिए, ठीक है। अब क्या होता है कि अलग अलग जाति के जो जीव होते हैं उनको भी हम इंटरब्रीड कराते हैं, या वो भी इंटरब्रीड कर सकते हैं या प्रजनन कर सकते हैं, पर उनकी जो संतानें हैं वो जरूरी नहीं है कि वो जननशील हो, फर्टाइल हो सकता है, वो बंधे भी हो सकती हैं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, हमने जनन में एक एग्जाम्पल देखा भी था। हमने देखा था कि जब हम घोड़ी होती है और एक गधा होता है, जब उसका ब्रीड कराया जाता है तो हमें मिलता है खच्चर, ठीक है, सॉरी, ठीक है, हमें मिलता है खच्चर, ठीक है। अब ये जो खच्चर है वो बंधे होता है, ठीक है, ठीक है। तो हमें घोड़ी और गधे के ब्रीडिंग से क्या मिला? खच्चर, पर वो है बंधे, ठीक है। तो ये अलग अलग जाति के हो गए। यस, ऐसे ही, पर जरूरी नहीं है कि अलग अलग जाति की जब प्रजनन हो तो आपको बंधे ही मिले संतानें। कई बार क्या होता है वो फर्टाइल भी हो सकती हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, टाइगॉन। टाइगॉन जो है वो किसका क्रॉस ब्रीड है, या उसको उसमें बेसिकली कौन कौन सी दो अलग अलग जातियां हैं? इसमें होता है आपका मेल टाइगर और फीमेल लायन, ठीक है। जब इनके बीच में ब्रीडिंग होती है, मेल टाइगर और फीमेल लायन के बीच में, तो टाइगॉन मिलता है। और टाइगॉन जो है वो फर्टाइल होता है, ठीक है। सिमिलरली लाइगर, लाइगर एक पिक्चर भी आई थी, आप सबको पता है ना, ठीक है। तो जो लाइगर है वो क्या है? ये है मेल लायन और फीमेल टाइगर के बीच में जब प्रजनन होता है तो हमें लाइगर मिलता है। और लाइगर जो है वो भी फर्टाइल होता है। तो जरूरी नहीं है अलग अलग जातियां जब आपस में प्रजनन करें तो हमें बंधे ही संतानें मिले, ऐसी जरूरत नहीं, ऐसी जरूरी नहीं है, फर्टाइल भी हो सकता है, ठीक है। ये जस्ट मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, कभी पूछा जाए एग्जाम में तो आपको पता होना चाहिए। बट बायोलॉजिकल कंसेप्ट क्या है? वो यही है कि जो भी जीव जब आपस में प्रजनन करते हैं तो वो जननशील संतानें उत्पन्न करती हैं। यस, उन्हीं को हम एक जाति में रखते हैं। ओके। सेकंड, दूसरा कंसेप्ट क्या था जाति की? वर्ग की धारणा, दैट इज टेक्सोनॉमी कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज। तो टेक्सोनॉमिक कंसेप्ट क्या था स्पीशीज का? कि जो भी जीव है ना, जिन भी जीवों में कुछ अकार्यकी लक्षण जो है, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स जो हैं, जिनमें भी सिमिलैरिटी है, सेम शो करते हैं, उनको हम एक जाति में रख देते हैं, ठीक है। तो जब जाति का निर्धारण अकार्यकी लक्षण के आधार पर किया जाता है, ठीक है, ये वर्ग की जाति टेक्सोनॉमिक स्पीशीज कहलाती है। तो बेसिकली उनका स्ट्रक्चर सेम है, मूल संरचना उनकी सेम है, तो हम उनको एक ही जाति में रख देते हैं। ये है टेक्सोनॉमिक कंसेप्ट। तो इसमें हम प्रजनन वगैरह का कोई भी सिस्टम इनमें हम फॉलो नहीं कर रहे, हम बस ये देख रहे हैं कि उनकी मूल संरचना सेम होनी चाहिए, आकार के लक्षण जो है वो सेम होने चाहिए, तो हम उनको एक ही स्पीशीज में रख देते हैं, ठीक है। जीवों का ऐसा समूह जिनमें मूलभूत आकार की लक्षणों में समानता होती है, वो मिलकर एक ही जाति बनाते हैं, एक ही टेक्सोनॉमिक स्पीशीज बनाते हैं।
समझ में आया आपको? तो स्पीशीज बेसिकली क्या है? स्पीशीज वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई है, फंडामेंटल यूनिट है। समझ में आया? इसमें जो जीव होते हैं उनमें सबसे ज्यादा समानता होती है। दो कंसेप्ट हैं स्पीशीज के, बायोलॉजिकल कंसेप्ट और एक है टेक्सोनोमिक कंसेप्ट। बायोलॉजिकल कंसेप्ट कहता है कि वो सारे जीव जो जब आपस में प्रजनन करते हैं, ठीक है, तो वो जननशील संतानें उत्पन्न हैं, तो हम उनको एक ही जाति में रख देते हैं। हो गया बायोलॉजिकल कंसेप्ट। टेक्सोनोमिक कंसेप्ट आपको क्या बोलता है कि अगर जीव हैं जिनके अकार्यकी लक्षण सेम है, ठीक है, तो हम उनको एक ही जाति में रख देते हैं, एक ही स्पीशीज में रख देते हैं। आई होप एवरीबडी हैज गॉट दिस। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट वर्ग की संवर्ग पे, और वो है जीनस। ठीक है, अभी हमने स्पीशीज के बारे में पढ़ा, अब हम जाते हैं जीनस पे, दैट इज वंश। ठीक है, अब जीनस या वंश में क्या होता है? एक वंश में संबंधित स्पीशीज का एक वर्ग आता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि वंश समीपस्थ संबंधित जातियों के समूहन होते हैं। बेसिकली वंश क्या होता है? जो रिलेटेड स्पीशीज हैं, संबंधित स्पीशीज हैं, है ना, थोड़ी बहुत जो सिमिलैरिटी शो कर रही हैं, उनको एक साथ हम एक वंश में रख देते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण है सोलैनम ट्यूबरोसम, सोलैनम मेलॉन्जिना एंड सोलैनम नाइग्रम। ठीक है, इनकी देखो जातियां अलग अलग है। आलू की जाति क्या है? ट्यूबरोसम। बैंगन की जाति क्या है? मेलॉन्जिना। मकोई की जाति क्या है? नाइग्रम। ठीक है, पर क्योंकि ये कुछ सिमिलैरिटीज, कुछ आकारिकी लक्षण इनमें सेम होते हैं, इसलिए हम इनको एक ही जीनस में रख देते हैं, एक ही वंश में रख देते हैं, और वो है सोलैनम। सबका वंश जो है वो सेम है। समझ में आया? चलिए हम एनिमल्स के एग्जाम्पल से समझते हैं, क्योंकि वो ज्यादा अच्छे से हमें समझ में आता है। तो एनिमल्स के एग्जाम्पल से हम समझें तो मान लीजिए एक है हमारा, एक जाति है हमारी लियो। ये कौन होते हैं? लायन। ठीक है, ये लायन की जाति है। ठीक है, एक है हमारी जाति टिग्रिस, ये टाइगर की जाति है, और एक हमारी जाति है पार्डस, इनमें आते हैं लेपर्ड्स। ठीक है, तो लायन, टाइगर, लेपर्ड्स है अलग अलग जाति, पर क्योंकि इनके कुछ लक्षण सेम हैं, तो हम इनको क्या करते हैं? एक ही वंश में रख देते हैं, और वो एक ही वंश क्या है? पैंथेरा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? इन सबको पैंथेरा में रख देते हैं। तो लायन हो गया पैंथेरा लियो, ठीक है, टाइगर हो गया पैंथेरा टिग्रिस, ठीक है, और लेपर्ड हो गया पैंथेरा पार्डस। समझ में आ गया? ठीक है ना? तो हमने क्या किया? रिलेटेड स्पीशीज जो थी उनको एक ही वंश में रख दिया, दैट इज जीनस। अब हम आगे बढ़ेंगे। जीनस के बाद जो नेक्स्ट ऊपर की तरफ हम गए, हम असेंडिंग ऑर्डर में चल रहे हैं, सबसे नीचे से शुरू करके ऊपर जा रहे हैं, आरोही क्रम। ठीक है, तो अब हम आते हैं कुल, दैट इज फैमिली में। फैमिली में क्या होता है? संबंधित वंशों का समूह मिलकर कुल का निर्माण करते हैं। अब जो संबंधित वंश होंगे ना, उनको हम लेके एक फैमिली में रख देंगे। ठीक है, कुल जो होगा वो वंश व स्पीशीज की तुलना में कम समानता प्रदर्शित करेंगे, और ये ऑब्वियस सी बात है कि हमने क्या किया? अलग अलग वंशों को मिला के एक फैमिली में हम रख रहे हैं, तो समानताएं ऑब्वियसली कम होंगी इन कंपैरिजन चीज और ये जो वंश है उनके कंपैरिजन में। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है पौधों में, हम तीन अभी अपन ने देखा था सोलैनम जो है, उसमें हमने अपन ने अलग अलग स्पीशीज रख दी थी। ठीक है, अब जो सोलैनम वंश है उसको हम पिट्यूनिया और धतूरा के साथ एक ही फैमिली में रख देते हैं, वो है सोलैनेसी फैमिली। ठीक है, तो फैमिली हमने क्या रखी? सोलैनेसी, और उसमें हमने ये तीन वंश एक साथ रख दिए। अगेन हम एनिमल्स के एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। तो हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि हमने जो लायन, टाइगर, लेपर्ड थे, ठीक है, हमने उनको एक ही वंश में रख दिया था, पैंथेरा में। ठीक है, अब जो पैंथेरा वंश है वो कुछ सिमिलैरिटी शो करता है बिल्लियों के वंश से, और बिल्लियों का वंश होता है फेलिस, है ना? बोलते हैं ना बिल्ली बिल्कुल निकटवर्ती संबंधी है,
टाइगर लायन वगैरह की, ठीक है। तो फेलिस जो है वो वंश है बिल्ली का, ठीक है। तो पैंथेरा और फेलिस, इन दो जीनस को हम लोग एक ही फैमिली में रख देते हैं, और वो फैमिली है फेलिडी। फेलिडी, समझ में आया? पैंथेरा और फेलिस जो है वो हम एक ही फैमिली में रख देते हैं, और वो फैमिली है फेलिडी। समझ में आया? ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं, फैमिली के बाद आता है ऑर्डर, दैट इज गण, ठीक है। एक गण संबंधित कुलों का एक समूह होता है, तो संबंधित रिलेटेड फैमिलीज जो होती हैं उनको हम एक ही ऑर्डर में रख देते हैं, एक ही गण में रख देते हैं, ठीक है। जैसे कॉन्वोल्व्युलेसी और सोलैनेसी, ये अपन ने देखा था ना। सोलैनेसी फैमिली में हमने तीन वंश रख दिए थे, सोलैनम, पिट्यूरिया और दतूरा, ठीक है ना। अब सोलैनेसी फैमिली और कॉन्वोल्व्युलेसी फैमिली एक अलग फैमिली है जिसमें स्वीट पोटैटो सब आते हैं। तो क्या करते हैं, हम इन दोनों फैमिलीज को एक ही ऑर्डर में रख देते हैं, और वो ऑर्डर है पॉलीमोनियल्स, ठीक है। पॉलीमोनियल्स, यस। अगेन एनिमल से हमें ज्यादा अच्छे से समझ में आता है क्योंकि हम रिलेट ज्यादा अच्छे से कर पाते हैं। तो हमने क्या देखा था अभी, कि हमने पैंथेरा और फेलिस, ये दो अलग अलग वंश थे। एक तो लायन टाइगर्स का वंश हो गया और एक हो गया बिल्ली का वंश। इन दोनों को हमने एक ही फैमिली फेलिडी में रख दिया था, ठीक है। अब दो अलग अलग फैमिली हैं, फेलिडी जिसमें बिल्लियां, टाइगर, लायन ये सब आ रहे हैं, ठीक है। और एक फैमिली होती है कैनेडी, जिसमें आते हैं डॉग्स, ठीक है, कुत्ते आ गए, लोमड़ी आ गई, फॉक्स, वुल्व्स, ये सब आते हैं, ठीक है। इन दोनों ही फैमिलीज को हमने एक ही ऑर्डर में रख दिया, और वो है कार्निवोरा। कार्निवोर्स तो आपको पता है, सबको पता है। कार्निवोर्स कौन होते हैं? जो मांस खाते हैं, है ना, फ्लैश खाते हैं, ठीक है, दूसरे एनिमल्स का। तो कार्निवोरा में हमने इनको रख दिया, फेलिडी और कैनेडी फैमिली जो है तो हमने एक ही ऑर्डर में रख दिया, दैट इज कार्निवोरा, ठीक है। ऑर्डर के बाद हम नेक्स्ट आते हैं क्लास पे, दैट इज वर्ग। क्लास में हम क्या करते हैं, रिलेटेड ऑर्डर्स को हम एक क्लास में रख देते हैं, ठीक है ना। तो जो संबंधित गण है वो हम एक वर्ग में या एक क्लास में रख देते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल आ गया, अभी हमने पॉलीमोनियल्स देखा था, ठीक है, जिसमें हमने सोलैनेसी फैमिली को रख दिया था, कॉन्वोल्वुलेसी फैमिली को रख दिया था पॉलीमोनियल्स में, वो एक ऑर्डर था। पॉलीमोनियल्स ऑर्डर और सेपेंडेल्स ऑर्डर, सेपेंडेल्स ऑर्डर में हमारे मैंगो वगैरह आते हैं। सेपेंडेल्स और पॉलीमोनियल्स ऑर्डर जो है एक दूसरे से संबंधित होते हैं, इसलिए उनको हम एक क्लास दैट इज डाइकोटिलिडोनी में शामिल रखते हैं। डाइकॉट्स, मोनोकॉट्स तो आपको थोड़ा आइडिया होगा, है ना, ये फ्लावरिंग प्लांट्स के टाइप्स हैं डाइकॉट्स, ठीक है। तो एक ही वर्ग में दैट इज डाइकोटिलिडोनी में हम इन दोनों रखते हैं। अब हम एनिमल के एग्जाम्पल पे आते हैं, तो अपन ने देखा था कार्निवोरा। कार्निवोरा एक गण है ना, ये अभी अपन ने देखा था ऑर्डर है। कार्निवोरा ऑर्डर, और एक ऑर्डर होता है प्राइमेट। प्राइमेट्स में आते हैं आपके बंदर, गिब्बन, ठीक है, और गोरिल्ला वगैरह। तो कार्निवोरा और प्राइमेट, ये दोनों ऑर्डर को हम एक ही क्लास में रख देते हैं, और वो क्लास है मेमेलिया। मेमेलिया क्लास क्या है? वो क्लास है जिन एनिमल्स, जिन जीवों के अंदर स्तन ग्रंथियां होती हैं, सबको हम मेमेलिया ग्रुप में रख देते हैं। उनके हेयर होने चाहिए, ठीक है, कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जिनके बेसिस पे हम उनको मेमेलिया क्लास में रखते हैं। तो कार्निवोरा और प्राइमेट, इन दोनों ही गणों को हम मेमेलिया क्लास में रखते हैं, ठीक है। क्लासेस और भी होती हैं, जैसे मैमल्स हैं, ऐसे ही होती हैं मछलियां। मैमल्स मतलब स्तनधारी है ना, अपन इनको स्तनधारी बोलते हैं, ठीक है। फिर हो गई मछलियां होती है, दैट इज स्पाइसेस, ठीक है। सरीसर्प होते हैं, दैट इज रेप्टाइल्स। उसके अलावा होते हैं उभयचर, एम्फिबियंस, ठीक है। और उसके बाद होते हैं पंछी, दैट इज बर्ड्स या फिर एव्स, ठीक है। तो ये अलग अलग क्लासेस हैं, ठीक है। अब ये जो अलग अलग क्लासेस हैं
उनको हम क्या करेंगे अब, नेक्स्ट वाला जो वर्ग की संवर्ग है उसमें रख देंगे, दैट इज प्रभाग या फिर डिवीजन। इन द केस ऑफ, बताया था मैंने आपको, डिवीजन वर्ड हम किसके केस में यूज करेंगे, पादप। ठीक है, तो पादपों के केस में तो हम इसको करेंगे डिवीजन वर्ड। ठीक है, पर अगर हम एनिमल्स की बात करेंगे तो हम वर्ड यूज करेंगे फाइलम, दैट इज संघ। समझ में आया आपको? तो विभिन्न संबंधित वर्गों के सदस्यों से मिलकर प्रभाग का निर्माण होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस को मिला के आप एक प्रभाग बनाते हो। तो अगर हम प्लांट्स की बात करें तो डाइकोटिलिडोनी एक क्लास है, ठीक है, और एक होती है मोनोकोटिलिडोनी। ठीक है, तो डाइकोटिलिडोनी, मोनोकोटिलिडोनी, ठीक है, इन दोनों को हम एक ही, ठीक है, इन दोनों को हम एक ही फाइलम में, एक ही डिवीजन में रखेंगे, सॉरी नॉट फाइलम बट डिवीजन में रखेंगे। इसको अपन बोलेंगे एंजियोस्पर्मी। ठीक है, तो ये दोनों ही किस में आ जाते हैं, एंजियोस्पर्म्स में। ठीक है, फाइलम या संघ, अगर हम एनिमल्स की बात करें, जैसे मैंने आपको बोला, तो मैंने अभी डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस आपको बताई थी ना, कौन कौन सी बताई थी मैंने आपको, स्तनधारी, ठीक है, सरीसृप, मछली, वेचर, ठीक है, और पंछी। तो ये सारी ही क्लासेस मिलके हम एक ही फाइलम में रख देते हैं, और वो फाइलम है कॉर्डेटा। कॉर्डेट्स कौन होते हैं, कॉर्डेट्स वो होते हैं जिनके अंदर नोटोकॉर्ड होती है। ठीक है, अगर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है किसी भी जीव में तो हम उनको कॉर्डेट फाइलम में रखते हैं। तो इन सब में नोटोकॉर्ड होती है किसी ना किसी स्टेज पे, इसीलिए इनको हम कॉर्डेटा ग्रुप में रख देते हैं, इस कॉर्डेटा फाइलम में रख देते हैं। और फिर सबसे लास्ट वर्ग की संवर्ग आता है, दैट इज जगत या फिर किंगडम। है, जो सबसे बड़ा बेसिकली वर्ग की संवर्ग आप बोल सकते हो, क्योंकि इसमें काफी सारे, कि सारे जो पादप हैं वो हम एक प्लांटी किंगडम में रख देते हैं, सारे ही जो जानवर हैं वो हम एनिमेलिया किंगडम में रख देते हैं। तो पादप जगत में हमने विभिन्न प्रकार के सभी पौधों को रखा गया है। ठीक है, तो किंगडम अगर अपन देखें तो अलग अलग किंगडम्स होते हैं, प्लांटी किंगडम है, एनिमेलिया किंगडम है, ठीक है, जिसमें सारे आप एनिमल्स को रख देते हो। इसके अलावा है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, ये सब हम पढ़ेंगे। तो ये सब क्या है, ये सब किंगडम्स हैं। ठीक है, तो सारे के सारे प्लांट्स एक ही किंगडम में आ गए, सारे के सारे एनिमल्स एक ही किंगडम में आ गए। ठीक है, तो ऑब्वियसली इनमें विविधता ज्यादा है इन कंपैरिजन टू स्पीशीज जो सबसे छोटी आई थी। समझ में आया सबको? तो ये है बेसिकली वर्ग की संवर्ग, टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज, जैसे जिनमें हम लोग क्या करते हैं, जिनमें हमने पादप और जंतुओं के समूह बांटा हुआ है। एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है। ठीक है, चलिए हम लोग थोड़ा सा इसको वापस से एक बार मैं आपको एक साथ रिवाइज कराती हूँ। तो हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा 7 वर्ग की संवर्ग हैं। ठीक है, अब जैसे हम एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए सबसे पहले हम एक प्लांट के एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। तो अभी अभी हमने देखा था, हम उसको जस्ट रिवाइज कर रहे हैं। तो मेरे पास एक जाति है, तो हम बोलते हैं ट्यूबरोसम। किसकी जाति थी ये, याद है आपको? यहाँ पे मैं लिखती हूँ स्पीशीज, यहाँ पे अपन वो लिख देते हैं पहले वर्ग की संवर्ग। ठीक है, सबसे पहले है ट्यूबरोसम। ट्यूबरोसम एक जाति है, इसमें आते हैं आलू। ठीक है, फिर हमने क्या किया था, समान जातियां, दैट इज लाइक ट्यूबरोसम,
एलोंजिना दैट इज बैंगन, ठीक है ना। उसके बाद एक था नाइग्रम दैट इज मकोई। इन सभी जातियों को, ये रिलेटेड जातियां हैं, संबंधित जातियां हैं, हमने एक ही जीनस में रख दिया था और वो था सोलेनम। ठीक है, सो इन सब का एक ही जीनस है सोलेनम। समझ में आया? तो इन तीनों को हमने सोलेनम जीनस में रख दिया। फिर सोलेनम जीनस है और एक जीनस है पिट्यूनिया और एक है धतूरा। ये अलग अलग वंश हैं। इन तीनों वंश को हमने एक साथ एक ही फैमिली में रख दिया और वो फैमिली है सोलेनेसी। ठीक है, फिर सोलेनेसी फैमिली और एक दूसरी फैमिली है जिसको अपन बोलते हैं कॉन्वोल्व्यूलेसी। ठीक है, इन दोनों ही फैमिलीज को हमने मिला के एक ही ऑर्डर में रख दिया और वो ऑर्डर है पॉलीगेल्स। ठीक है, फिर पॉलीमोनियल्स ऑर्डर को हमने एक दूसरा ऑर्डर है सेपेंडेल्स। ठीक है, इन दोनों क्योंकि रिलेटेड ऑर्डर्स हैं उन हमने एक ही क्लास में रख दिया और वो क्लास क्या है, डाइकोटिलीडोनी। ठीक है, अब दो अलग अलग क्लासेस दैट इज वर्ग हैं, डाइकोटिलीडोनी और मोनोकोटिलीडोनी। ये दो अलग अलग वर्ग या क्लासेस को हमने एक ही, ये प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो हम डिवीजन बोलेंगे, हमने एक ही डिवीजन में रख दिया और वो है एंजियोस्पर्मी। ठीक है, फिर ये जो एंजियोस्पर्मी है उसको हमने और दूसरे डिविजन्स के साथ, जैसे एंजियोस्पर्म होते हैं, जिम्नोस्पर्म होते हैं, थैलोफाइट्स होते हैं, ब्रायोफाइट्स होते हैं, टेरिडोफाइट्स होते हैं, आप पढ़ेंगे इनके बारे में। तो इन सबको मिलाकर सारे ही प्लांट्स को मिला के हमने एक किंगडम में रख दिया है प्लांटी। समझ में आया आपको? तो इस तरीके से हम लोग फाइट करते हैं। प्लांटी किंगडम में हमने अलग अलग फाइलम रखे, फिर एक फाइलम में हमने अलग अलग क्लासेस रख दी, फिर एक क्लास में हमने अलग अलग ऑर्डर रख दिए, फिर एक ही ऑर्डर में आपको अलग अलग फैमिलीज दिख रही हैं, फिर एक ही फैमिली में अलग अलग जीनस दैट इज वंश दिख रहे हैं, और फिर एक ही वंश में आपको अलग अलग जातियां। यस और नो? इस तरीके से क्लासिफिकेशन होता है। नेक्स्ट हम किसी एनिमल के एग्जाम्पल से भी इसको समझ सकते हैं कि वो हमारे लिए बेस्ट रहता है। ठीक है ना, तो हम एनिमल्स के एग्जाम्पल से समझते हैं। तो एनिमल में हम अगेन, मैं यहाँ पे सबसे पहले वर्ग की संवर्ग लिख देती हूँ। जीनस और स्पीशीज हिंदी में लिखना चाहेंगे आप। मैंने आपको बताया था जगत, संघ, वर्ग, गण, फैमिली दैट इज कुल, फिर वंश और जाति। ठीक है, तो हमने स्पीशीज, कौन सी स्पीशीज से स्टार्ट किया था अपन ने, मान लीजिए हम लियो ले लेते हैं, दैट इज लायन की जो स्पीशीज है उससे हमने स्टार्ट किया। ठीक है, तो रिलेटेड स्पीशीज हमने देखी थी, जैसे लियो है, टाइगर है, टिग्रिस, ठीक है, और लेपर्ड है पार्डस। तो जो रिलेटेड स्पीशीज को हमने एक ही वंश में रख दिया था और वो वंश हमने दिया था पार्डस। ठीक है ना, वंश क्या था, पार्डस। ठीक है, सॉरी आई एम वेरी, वंश था पैंथेरा। ठीक है, तो पैंथेरा लियो, पैंथेरा टिग्रिस, पैंथेरा पार्डस। ठीक है, फिर पैंथेरा जो वंश था उसको हमने पेलिस वंश के साथ, ठीक है, एक ही फैमिली में रख दिया था और वो फैमिली थी फैलेडी। ठीक है, एक ही फैमिली के साथ हमने रख दिया, वो फैमिली है फैलेडी। फिर फैलेडी फैमिली को हमने कैनेडी फैमिली के साथ रख दिया,
इसमें डॉग्स वगैरह आते हैं, ठीक है। और इनको हमने फिर एक ही ऑर्डर पे रख दिया, वो था कार्निवोरा, ठीक है, क्योंकि ये सब फ्लैश ईटिंग है, मांस खाते हैं, तो हमने इनको कार्निवोरा ऑर्डर में रखा। फिर कार्निवोरा ऑर्डर और प्राइमेट एक ऑर्डर है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि मंकीज, गिबन, गोरिल्ला वगैरह आते हैं। कार्निवोरा ऑर्डर और प्राइमेट ऑर्डर को हमने एक ही क्लास में रख दिया है, मैमेलिया, स्तनधारी, ठीक है। फिर मैमेलिया क्लास जो है, और जो बाकी की क्लास है, दैट इज रेप्टाइल्स, एव्स, दैट इज बर्ड्स, ठीक है, पाइसेस जिसमें मछली आती हैं, ठीक है, रेप्टाइल्स, सॉरी रेप्टाइल्स हो गया है, एंड एम्फिबियंस, दैट इज उभयचर। तो ये अलग अलग क्लासेस हैं, ठीक है, जिनको हमने क्या किया, एक ही फाइलम में रख दिया सबको, और वो फाइलम है कॉर्डेटा, ठीक है। फिर दो अलग अलग फाइलम है, कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा, जिनको अब हम एक ही किंगडम में रख दें, एनी। समझ में आया आपको? दिख रहा है आपको क्लासिफिकेशन हमने किस तरीके से किया है, ठीक है ना। किंगडम हो गया एनिमेलिया, फाइलम हो गए कॉरेटा, नॉन कॉरेटा, क्लास हो गई मैमेलिया वगैरह, ऑर्डर हो गया कार्निवोरा प्राइमेट, फैमिली है फैलिडी कैनिडी, जीनस है पैंथेरा फैलिस, और ये इनकी है स्पीशीज। इस तरीके से हम क्लासिफिकेशन करते हैं, इसको हम टेक्सोनोमिक हायरार्की। समझ में आया आपको? ग्रेट। तो ये था वर्ग की संवर्ग के बारे में। कोई भी आपको डाउट हो आप जरूर पूछ लीजिए, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम आते हैं वर्ग की संवर्ग सहित कुछ जीव। अब ये जो टेबल है ये बेसिकली आपकी एनसीईआरटी में है, तो ये इम्पोर्टेंट, आपको इन जीवों के तो नाम याद रखने ही है। बेसिकली इन जीवों के वंश, कुल, गण, वर्ग, संघ या भाग के नाम आप याद रखिएगा, बिकॉज ये एनसीईआरटी में है, से क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट है मानव। तो मानव का जो बायोलॉजिकल नेम, साइंटिफिक नेम है, वो है होमो सेपियंस, ठीक है। वंश इसमें है होम, ऑब्वियसली जो फर्स्ट नाम होता है वो वंश का होता है, सेकेंड नाम जो होता है वो उसकी जाति बताता है, ठीक है। वंश हो गया होम, कुल होता है होमिनिडी, गण है प्राइमेटा, ठीक है, वर्ग है मेमेलिया, और इसका जो फाइलम है वो हो गया आपका कॉर्ड, ठीक है। घरेलू मक्खी पे आते हैं, इसका नाम होता है मस्का डोमेस्टिका, ठीक है। मस्का हो गया इसका वंश, इसकी फैमिली है म्यूसिडी, ठीक है। फिर इसका जो गण है दैट इज ऑर्डर है वो है डिप्टेरा, जो इसकी क्लास है वो है इंसेक्टा, इसका फाइलम है आर्थ्रोपोडा, ठीक है। फिर आम पे आते हैं, दैट इज मेंजीफेरा इंडिका। मेंजीफेरा जो है वो इसका वंश हो गया, इसका कुल है एनाकार्डियेसी, इसका गण है सैपिंडेल्स, वर्ग है डाइकोटिलिडोनी, और संघ है एंजियोस्पर्मी, फ्लावरिंग प्लांट्स, यस। फिर हम आते हैं गेहूं पे, ट्रिटिकम एस्चाइवम, ठीक है। इसका जो वंश है वो है ट्रिटिकम, इसका कुल है पोएसी, इसका गण है पोएल्स, ठीक है, वर्ग है मोनोकोटिलिडोनी, एंड अगेन इट इज एंजियोस्पर्म, ठीक है। समझ में आया आपको? तो ये जो चार हैं इनके तो आप याद रखिए, मानव, घरेलू, आम और गेहूं, ठीक है। इनके आपको जैविक नाम, वंश, कुल, गण, वर्ग, संघ याद रख, गॉट इट। चलिए आगे चलते हैं हम। अब हम आते हैं वर्ग की सहायता साधन, दैट इज टेक्सोनॉमी एड्स पे, ठीक है। वर्ग की सहायता साधन एक्चुअली है क्या, नाम से पता चल रहा है ना। टेक्सोनॉमिकल एड्स, ठीक है। तो वर्ग की सहायता साधन बेसिकली वो साधन होते हैं जो हमें क्लासिफिकेशन में हेल्प करते हैं, टेक्सोनॉमी में हेल्प करते हैं, ठीक है। या कि कोई भी हमें नया जीव मिला तो उसको पहचानने में हमारी हेल्प करते हैं, और उसको हम कैसे वर्गीकृत कर सकते हैं उसमें हमारी हेल्प करते हैं, तो हम उनको बोलते हैं वर्ग की सहायता साधन या फिर टेक्सोनॉमिकल एड्स, ठीक है। तो जीव विज्ञानियों ने सूचना सहित नमूनों को संचय करने तथा उन्हें परिरक्षित करने की ये कुछ विधियां तथा तकनीक विकसित की हैं, इन्हें ही वर्ग की सहायता साधन या टेक्सोनॉमी एड्स कहा जाता है।
ठीक है, तो बायोलॉजिस्ट ने क्या किया है कि जो भी जीव हम लोग ने खोजे हैं अभी तक, उनके नमूनों संभाल के रखा है, प्रिजर्व्ड रखा है। ठीक है, ताकि हम लोग बेसिकली इनको यूज कर सकें आगे के नए जीवों को वर्गीकृत करने के लिए। तो इनको हम बोलते हैं वर्गीकृत सहायता साधन, वर्गीकी सहायता साधन या फिर टेक्सोनोमिकल एड्स। ये कौन कौन से हैं? फर्स्ट है हमारा हर्बेरियम। ठीक है, हर्बेरियम क्या होता है? आपको ये शीट दिख रही है, एक हर्बेरियम शीट है। ठीक है, तो हर्बेरियम शीट पे हम क्या करते हैं? शीट पर हम जो भी पादप है उसका नमूना लेते हैं, उसको सुखाकर अच्छे से, फोल्ड नहीं होना चाहिए, अच्छे से प्रेस करके सुखा के, ठीक है, उसको हम पेस्ट कर देते हैं उस शीट पर। ठीक है, ये होती है हर्बेरियम शीट। इसकी एक पर्टिकुलर लेंथ होती है, दैट इज 11.5 इंच इंटू 16.5 इंच। ये इसकी पर्टिकुलर एक लेंथ और ब्रेथ है। ठीक है, 11.5 इंच इंटू 16.5 इंच की ये शीट होती है, जिसको अपन हर्बेरियम शीट बोलते हैं। और ऐसे हम इसको सुखा देते हैं। आपने भी कई बार ऐसे किया होगा ना कि कोई अच्छा सा फ्लावर अगर आपको मिलता है, कोई फूल, कॉपी में रख देते, सूख जाता है ना। तो इसी तरीके से यहाँ पे हमने प्रिजर्व किया है। ठीक है, यहाँ पे आपको एक लेबल दिख रहा है। यस, इस लेबल में आपको दिख रहा है जीनस, स्पीशीज, बेसिकली इसका साइंटिफिक नाम लिखा हुआ है इस प्लांट का, कौन सी फैमिली में है, कॉमन नेम क्या है, कौन सी जगह मिलता है, किसने इसको कलेक्ट किया, कितने टाइम पे कलेक्ट किया, कौन सी तिथि को कलेक्ट किया, ये सब लेबल पे लिखा जाता है। ये हर्बेरियम एंट्री है। समझ में आया आपको? तो ये है हर्बेरियम बेसिकली। ओके, तो वनस्पति संग्रहालय में पौधों के एकत्र नमूनों को कागज की शीट पर सुखाकर, दबाकर, ठीक है, परिरक्षित करते हैं। ये कागज की शीट है, इनको सुखाकर दबाकर परिरक्षित करते हैं। हर्बेरियम शीट पर एक लेबल होता है, ये आपको लेबल दिख रहा है। लेबल पर पौधों को एकत्र करने की तिथि, स्थान, पौधे का इंग्लिश, स्थानीय तथा वैज्ञानिक नामकरण, की फैमिली, एकत्र करने वाले का नाम, ये सब चीजें जो हैं वो यहाँ पे लिखी जाती है। समझ में आ गया? तो ये है आपका हर्बेरियम। नेक्स्ट हम आते हैं वनस्पति उद्यान, दैट इज बोटेनिकल गार्डन पे। वनस्पति उद्यान या बोटेनिकल गार्डन क्या होते हैं? नाम से आपको पता चल रहा है एक्चुअली। और आजकल तो शहरों में कई जगह ऐसे गार्डन होते हैं जहाँ पर हम क्या करते हैं, अलग अलग तरीके के, अलग अलग जातियों के जो पेड़ हैं वो उगाए जाते हैं, अलग अलग वेराइटी के। और फिर उनका साइंटिफिक नाम उनके साथ लिख दिया जाता है, फैमिली लिख दी जाती है, लेबल लगा दिया जाता है कि भाई ये वाला प्लांट है, ये वाला प्लांट है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं बोटेनिकल गार्डन या वनस्पति उद्यान। तो ये कुछ नाम है प्रसिद्ध बोटेनिकल गार्डन्स के, आपको पता होना चाहिए। क्यू बोटेनिकल गार्डन जो है वो है इंग्लैंड में। ठीक है, इंडियन बोटेनिकल गार्डन है हावड़ा में। नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है लखनऊ। ठीक है, तो ये आपको पता होने चाहिए। एक लॉयड बोटेनिकल गार्डन है जो दार्जिलिंग में है। ठीक है, तो ये सारे बोटेनिकल गार्डन है। ये जो क्यू बोटेनिकल गार्डन है ना, इसमें एक हर्बेरियम भी है, जिसमें 6 लाख पादपों ऐसे हर्बेरियम शीट्स में इनको प्रिजर्व करके रखा गया है। ठीक है, ये है क्यू बोटेनिकल गार्डन। ये नाम आप रखिएगा, याद रखिएगा, और कहाँ पे ये लोकेटेड है ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है, तो ये है वनस्पति उद्यान या फिर बोटेनिकल गार्डन। ओके, नेक्स्ट अब हम जाते हैं जैविक संग्रहालय, दैट इज बायोलॉजिकल म्यूजियम। म्यूजियम आप सब लोग गए होंगे, कभी ना कभी हम जाते हैं तो काफी पुरानी चीजों को संग्रहित करके, बेसिकली प्रिजर्व करके रखा जाता है। तो ऐसे ही बायोलॉजिकल म्यूजियम में भी हम क्या करते हैं, अध्ययन के लिए परिरक्षित पौधों तथा प्राणियों के नमूने होते हैं। नमूने जो है वो परिरक्षित घोल में, परिरक्षित घोल दैट इज एक प्रिजर्वेटिव में, जैसे कि मान लीजिए फॉर्मलिन। फॉर्मलिन एक प्रिजर्वेटिव है, एक परिरक्षित घोल है जिसमें डाल के ये नमूनों को रख दिया जाता है। इन नमूनों को हम क्या बोलते हैं? हम इनको बोलते हैं स्पेसिमेंस। एनिमल स्पेसिमेंस, प्लांट स्पेसिमेंस, है ना। आपके हो सकता है आपके स्कूल लैब होती है, बायो की जो लैब होती है, में कई बार जार्स के अंदर हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि कुछ एनिमल्स को, छोटे छोटे जो एनिमल्स होते हैं, जार्स के अंदर फॉर्मेलिन के अंदर परिरक्षित करके रखा जाता है ना। यही तरीके का होता है बायोलॉजी म्यूजियम।
जो बड़े बड़े म्यूजियम होते हैं वहां पे आपको ऐसे स्तनधारी जीव भी दिखाई देंगे जिनमें भर के उनको परिरक्षित करके रखा जाता है। ठीक है, कईयों में हमें कंकाल देखने को मिलते हैं, अलग अलग जीवों के कंकाल देखने को आपको मिलते हैं। कीट होते हैं, इंसेक्ट्स जो होते हैं, उनको ऐसे पिन से दबा दबा के ना बोर्ड पे टांग दिया जाता है। तो ये सारा बायोलॉजिकल म्यूजियम में है जहाँ पे हम पौधों और प्राणियों के नमूने संरक्षित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्राणी उपवन या चिड़ियाघर, दैट इज जूलॉजिकल पार्क्स। ठीक है, जूलॉजिकल पार्क्स या जू, ये आपको पता ही है, जू भी आप लोग गए होंगे। तो वहां पे हम देखते हैं कि कई तरीके के जो जानवर हैं उनको रखा जाता है। ठीक है, उनको ये वातावरण में रखने की कोशिश की जाती है। आजकल तो ध्यान रखा जाता है कि उनकी अच्छी केयर की जाए। ठीक है, तो उनको हम बोलते हैं प्राणी उपवन या चिड़ियाघर, दैट इज जूलॉजिकल पार्क्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम आते हैं कुंजी अथवा चाबी, दैट इज कीज। अभी की क्या होती है? कीज में क्या होता है कि यहाँ पर आपको कोई एक स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं। ठीक है, जैसे कुछ कथन दिए जाते हैं। प्रत्येक कथन को हम बोलते हैं लीड या फिर मार्गदर्शक। क्या बोलेंगे हम इनको? लीड या फिर मार्गदर्शक। और इनके कुछ विकल्प होंगे जो आपको चुनने होते हैं। ठीक है, आप उन विकल्पों को चुनते जाते हो और फिर आप पहचान कर सकते हो कि आपने जो नया जीव ढूंढा है वो एक्चुअली क्या है। ठीक है, तो यह एक अन्य साधन सामग्री है। इसका प्रयोग समानताओं तथा असमानताओं पर आधारित होकर पौधों तथा प्राणियों की पहचान में किया जाता है। मान लीजिए मुझे कोई एक नया प्लांट मिला है। ठीक है, तो मुझे पहचानना है ये है क्या। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, इसकी कोई की दे रखी होती है, हर एक जैसे जातियों की एक अलग की होती है, वंश की एक अलग की होती है, और उसमें कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं। जैसे मान लीजिए उसमें होगा कि तो आपको मिला है क्या, उसमें जड़ है, तो आप राइट या रॉन्ग, यस या नो करोगे। क्या उसके अंदर पत्तियां हैं जो हरी रंग की है, यस और नो। ठीक है, या क्या उसमें जो स्टेम है वो किस तरीके की है, क्या वो पतली है या वो मोटा है, राइट या रॉन्ग। तो आपको कुछ विकल्प चुनने होंगे, कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, उनके कुछ विकल्प दे रखे हैं, आपको वो चुनना होगा और उस बेसिस पे आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। मैं आपको एक एग्जांपल देने के लिए ये लेके आई हूँ। जैसे मान लीजिए मुझे एक, मेरे पास एक बेसिकली एक फ्रूट है, एक फल है, मुझे आइडेंटिफाई करना है कि वो क्या है। ठीक है ना, तो इस तरीके से कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे हैं जिनको हम क्या बोलेंगे, लीड या फिर मार्गदर्शक। ठीक है, आपको यहाँ पे कथन दिख रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है फ्रूट सकर सिंगली, मतलब एक जो डाल है उस पर एक ही फ्रूट होता है। ठीक है, एक ही एक बार में एक जगह पर एक ही फल होता है, वो ग्रुप में नहीं होते हैं, वो एक फल एक जगह पे उगता है। ठीक है, तो फ्रूट्स अकर सिंगली या फ्रूट्स अकर इन क्लस्टर्स ऑफ टू और मोर, या फिर वो ग्रुप में उगते हैं। अगर सिंगल उगता है तो मुझे जाना है 3 नंबर पे, अगर वो ग्रुप में उगते हैं तो मुझे जाना है 2 नंबर। ठीक है, तो मेरे पास जो फल था वो सिंगल उगता है ना, एक जगह पर एक ही फल उगता है। ठीक है, पेड़ पे एक ब्रांच पे एक ही फल उग रहा है। ठीक है, तो एक फल अगर उग रहा है तो मैंने क्या किया, मेरे को 3 नंबर पे जाना है। अब 3 नंबर पे फिर दो स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, दो कथन दे रखे हैं। एक कथन क्या बोल रहा है कि उस फल की जो स्किन है, ठीक है, जो छिलका है उसका, क्या उसका छिलका मोटा है जो आसानी से उतर रहा है। ठीक है, या फिर वो पतला है जो कि चिपका हुआ है अंदर के फल से। ठीक है, या तो वो मोटा है या फिर वो पतला है, ये अंदर चिपका है। तो मेरे पास जो फल था उसका जो छिलका है वो पूरे अच्छे से चिपका हुआ है फ्रूट। तो मुझे किस नंबर पे जाना है, 4 नंबर पे। तो मैं 4 नंबर पे आई। 4 नंबर पे फिर दो कथन दे रखे थे। एक कथन है कि क्या उसमें एक से ज्यादा बीज है या उसमें एक ही बीज है, मोर देन वन सीड पर फ्रूट या वन सीड पर फ्रूट। मैंने देखा कि जो मेरे पास है फल, उसके अंदर एक से ज्यादा सीड्स हैं। ठीक है, अगर एक से ज्यादा सीड्स हैं तो फिर ये आइडेंटिफाई हुआ कि मेरे पास जो फल है वो है एप्पल। समझ में आया? तो ये इस तरीके से की वर्क करती है, आपको कथन दे दिए जाते हैं, उन कथन के बेसिस पे आपको विकल्प चुनने होते हैं, और फिर जैसे जैसे आप स्टेप बाय स्टेप विकल्प चुनते जाओगे आपको पता चल जाएगा कि आप किस जीव के बारे में बात कर रहे हो या वो जीव किससे ज्यादा समानता शो कर रहा है, आप उसकी पहचान कर सकते हो। दैट इज की।
है, इसको हम बोलते हैं कुंजी या फिर कीज। आई होप सबको समझ में आया। ग्रेट। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा फ्लोरा। फ्लोरा क्या होता है? एक विशेष क्षेत्र में मिलने वाली पौधों की स्पीशीज की विषय सूची देता है। बेसिकली एक पर्टिकुलर एरिया में जो भी पौधे मिल रहे हैं, ठीक है, उनके बारे में ये हमें थोड़ी सी उनके बारे में हमें नॉलेज देता है। और क्या ज्ञान देता है उनके बारे में? हमें उन विशेष क्षेत्र में मिलने वाली पौधों के बारे में वो हमें बताता है कि उनका आवास कैसा है, ठीक है, और उनके प्रसार के बारे में, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताता है। उनका हैबिटेट, उनका डिस्ट्रीब्यूशन, इसके बारे में, आवास और प्रसार के बारे में हमें बताता है फ्लोरा। ठीक है, तो उस विशेष क्षेत्र में मिलने वाली पौधों की स्पीशीज के बारे में ये हमें बताता है। बेसिकली आप समझ लीजिए एक पुस्तक टाइप है फ्लोरा। ठीक है, नेक्स्ट आती है हमारी सूची पत्र, दैट इज कैटलॉग। सूची पत्र या कैटलॉग क्या होता है? एक बेसिकली एक सूची जैसी होती है, लिस्ट जैसी होती है, जिसमें हम संक्षिप्त वर्णन किया जाता है उसी एक पर्टिकुलर एरिया में पाई जाने वाली जो भी स्पीशीज हैं, एक पर्टिकुलर स्थान पर जो भी जातियां पाई जा रही हैं, या जो भी जातियां पाई जाती हैं, उनका एक संक्षिप्त वर्णन हमें इस सूची पत्र में मिलता है। ठीक है, वो होता है हमारा कैटलॉग या फिर सूची पत्र। फिर हम आते हैं नियम पुस्तिका या फिर मैनुअल्स पे। नियम पुस्तिका या मैनुअल्स में उस क्षेत्र में पाई जाने वाली स्पीशीज के पहचानने में सहायता मिलती है, क्योंकि इसके अंदर एक पर्टिकुलर क्षेत्र में मिलने वाले जो भी स्पीशीज हैं उनके बारे में आप बोल सकते हैं अलग अलग तरीके की इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, उनका व्याख्यान किया जाता है इसके अंदर। तो जैसे हमने फ्लोरा में क्या देखा था? फ्लोरा में हमने देखा था कि वो सिर्फ आवास और प्रसार, दैट इज हैबिटेट और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हमें नॉलेज दे रहा था। ठीक है, पर जो मैनुअल्स हैं वो आवास प्रसार के साथ साथ वो आपको उनके संरचना के बारे में भी, और जैसे उनकी जड़ कैसी है, तना कैसा है, उनके फूल कैसे होते हैं, इन सब के बारे में भी हमें ज्ञान देता है मैनुअल्स। ठीक है, देन वी हैव मोनोग्राफ। अब मोनो नाम से आपको पता चल रहा है, मोनो मतलब एक, है ना? तो इसमें से किसी एक टेक्सॉन या वर्ग की पूरी जानकारी हो। मोनोग्राफ में किसी एक टेक्सॉन की जानकारी आपको मिलेगी, पूरी डिटेल जानकारी आपको मोनोग्राफ में मिल सकती। समझ में आया सबको? तो ये सारे हैं वर्ग की सहायता साधन, या फिर हम बोलते हैं इनको टेक्सोनॉमिकल एड्स। ठीक है, तो अभी अपन ने क्या क्या देखे थे? तो कुछ तो है जगह, प्लेसेस हैं, जैसे कि हो गई वनस्पति उद्यान, बोटैनिकल गार्डन, जहाँ पर पहचान के लिए हमने सजीव पादप उगाए हुए हैं। बोटैनिकल गार्डन या वनस्पति उद्यान में हमें सजीव पादप देखने को मिलते जो जिंदा है, हमने उनको उगाया हुआ है, वो उग रहे हैं वहां पे। ठीक है, हर्बेरियम मैंने आपको बताया था, मृत एवं सूखे पादप होंगे जिनको हम शीट्स पर चिपका देते हैं। ठीक है, फिर संग्रहालय, दैट इज म्यूजियम में पादप एवं जंतुओं के मृत नमूने होते हैं, वो हम प्रिजर्व करके रखते हैं म्यूजियम के अंदर। और एक है प्राणी उपवन, दैट इज जूलॉजिकल पार्क, जहाँ पे हम वन्य जीवों की आहार, प्रकृति एवं व्यवहार का अध्ययन कर सकते हैं। वहाँ पे एनिमल्स, सजीव एनिमल्स हैं। तो इन दोनों में तो मृत है। ठीक है, हर्बेरियम और संग्रहालय में आपको मृत चीजें मिल रही हैं, पर वनस्पति उद्यान, दैट इज बोटैनिकल गार्डन, और प्राणी उपवन, दैट इज जूलॉजिकल पार्क्स में आपको जीवित चीजें, सजीव एनिमल्स और प्लांट्स को रखा जाता है। ठीक है, फिर कुछ पुस्तकें हैं जैसे मैंने आपको बताया। तो एक पुस्तक तो हो गई हमारी फ्लोरा, ठीक है, जिसमें पादपों के नाम की सूची एवं क्षेत्र विशेष के पादपों का वास्तविक वितरण कैसा है, बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, कौन सा पौधा कहाँ पाया जा रहा है, कैसे एनवायरनमेंट में पाया जा रहा है, ये सब आपको फ्लोरा में मिलता है। तो फ्लोरा वर्ड, फ्लोरा फ्लावर से याद रखो, प्लांट्स की बात कर रहा है, पादपों की बात कर रहा है। तो एक विशेष एरिया में, एक विशेष जगह पर कैसा उनका आवास है, कैसा उनका वितरण है, यह आपको फ्लोरा में देखने को मिलता है। मोनोग्राफ जैसे मैंने आपको बताया, याद रखो, इसमें एक वर्ग की जानकारी, टेक्सॉन की जानकारी आपको मिलेगी।
नियम पुस्तिका में क्षेत्र विशेष के पादपों की पहचान आप कर सकते हो। नियम पुस्तिका या फिर मैनुअल में आपको सारा विवरण मिलता है, जो भी वहां पे उस एरिया में जो भी स्पीशीज मिल रही है उसका पूरा विवरण आपको नियम पुस्तिका में मिलेगा। और एक होता है सूची पत्र, दैट इज कैटलॉग, ठीक है, जिसमें संक्षिप्त वर्णन आपको मिल सकता है, ठीक है। और एक हमने देखा था टेक्सोनॉमिक कीज या कुंजी। कीज या कुंजी में जैसे मैंने आपको बताया था कि अलग अलग कथन होते हैं जिनको अपन लीड या फिर मार्गदर्शक बोलते हैं, ठीक है। और उनके कुछ विकल्प होते हैं जो आपको चुनना होता है, और फिर एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आप उस चीज को पहचान कर सकते हो विद हेल्प ऑफ दीज टेक्सोनॉमिक कीज, ठीक है, या फिर कुंजी। तो ये सारे हैं टेक्सोनॉमिक एड्स, ठीक है, वर्ग की सहायता साधन। राइट, ओके एवरीवन। तो आज हमें जो जो पढ़ना था वो हमने पढ़ लिया। अब हम उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, और अगेन मैं यही चाहती हूँ बेटा कि आप लोग क्वेश्चंस को आंसर करो, ठीक है। अगर आपने मेरी हर बात अच्छे से सुनी है तो आप इन क्वेश्चंस को आराम से कर पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए हम शुरू करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से गलत कथन चुनिए। मानव होमो वंश में आता है, ठीक है। प्राइमेटा गण में बंदर, गोरिल्ला और गिबॉन आते हैं। वंश स्पीशीज की तुलना में ज्यादा समानता प्रदर्शित करते हैं। उपरोक्त में से किसी में कोई भी गलत नहीं है, बेसिकली मतलब ये बोल रहा है। ये बताइए गलत है या नहीं है कोई भी कथन इसमें, क्या ऑप्शन होगा इसका। देखिए मानव होमो वंश में आता है, तो हमें मानव का साइंटिफिक नेम पता है। साइंटिफिक नेम क्या होता है मानव का, मैं हिंदी में लिख देती हूँ, है होमो सेपियंस, है ना। तो वंश का नाम क्या हो गया, होमो हो गया ना। यस, तो ये सही है, मानव होमो वंश में आता है। प्राइमेटा गण में बंदर, गोरिल्ला, गिब्बन आते हैं, ये मैंने आपको बताया था। प्राइमेटा और कार्निवोरा को हमने एक साथ रखा था मेमेलिया में। तो प्राइमेटा में बंदर, गोरिल्ला, गिब्बन आते हैं। वंश स्पीशीज की तुलना में ज्यादा समानता प्रदर्शित करते हैं, ये गलत है। स्पीशीज जो है वो आधारभूत इकाई है, बेसिकली वो एक फंडामेंटल यूनिट है, सबसे छोटी इकाई है जो सबसे ज्यादा समानता प्रदर्शित करती है, ठीक है ना। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ये बोल रहा है कि वंश ज्यादा समानता शो करता है, वो गलत है। तो आपका आंसर क्या होगा, सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दिए गए जंतु के लिए नीचे दिए गए वर्गीकरण में से सही विकल्प चुने। अब ये है एक टाइगर, ठीक है ना। तो टाइगर जो है उसके लिए कौन सा सही क्लासिफिकेशन, सही आपको वर्गीकरण दिख रहा है, ठीक है। फाइलम है कॉर्डेटा, ठीक है। क्लास जो है वो है, फर्स्ट स्टेटमेंट में आप देख, फर्स्ट ऑप्शन में कॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा, किरोप्टेरा, फैलिटी, कैनस और टाइग्रस, ठीक है। सोचो। तो फिर लास्ट अगर आपको पता है तो टाइग्रस होना चाहिए सबसे पहली बात तो यानी ये ऑप्शन तो वैसे ही निकल गया, बचा ABC, ठीक है। मैंने आपको बताया था टाइगर, लायन और लेपर्ड को हम एक ही वंश में रख रहे थे, याद नाम याद है, नाम याद है, वंश था पैंथेरा, ठीक है। तो यानी अब हमारे पास बचे हैं ये दो ऑप्शन, इन दो ऑप्शन में से आंसर होना चाहिए, ठीक है। पैंथेरा, टाइग्रस, ठीक है। मैंने आपको बोला था पैंथेरा को हम बिल्लियों के वंश के साथ रख देते हैं एक ही फैमिली में, याद है, कोई बात नहीं। अब मैं आपको बताती हूँ, वो फैमिली है फैलिडी, ठीक है। फिर हमने क्या किया था, फैलिडी और कैनिडी को कार्निवोरा में रख दिया था। कार्निवोरा प्राइमेट को हमने मेमेलिया में रख दिया था, और फिर मेमेलिया वगैरह को हमने कॉर्डेटा में रख दिया था। तो आपका आंसर इसमें क्या होगा बेटा, बी, ठीक है। कॉर्डेटा होगा फाइलम, क्लास हो गई मेमेलिया, ठीक है। ऑर्डर हो गया आपका कार्निवोरा, फैमिली है फेलिडी, वंश है पैंथेरा और जाति है टाइग्रिस। वर्टिब्रेटा क्यों नहीं होगा, क्योंकि वर्टिब्रेटा फाइलम नहीं है, समझे आप। वर्टिब्रेटा जो है वो एक सब फाइलम है, उपसंघ है, ठीक है। ये फाइलम नहीं है, इसलिए आपका आंसर ये नहीं होगा, सी नहीं। गॉट इट एवरीवन। आगे चलते हैं। एक वर्ग की संवर्ग से तात्पर्य है, एक टेक्सोनोमिक कैटेगरी का मतलब क्या होता है, का मतलब ये है कि ना, मैं बोल रही हूँ वर्ग की संवर्ग, इसका क्या मतलब होता है, वर्गीकरण की मूल इकाई, वर्ग की पदानुक्रम में एक स्तर, संबंधित जीवों का समूह जो आपस में प्रजनन करने में सक्षम है, संबंधित जीवों का समूह परंतु ये आपस में स्वतंत्र प्रजनन नहीं कर सकते हैं। सोचिए, यस क्या आंसर होगा इसका,
टेक्सोनॉमिक कैटेगरी मैंने आपको बताया था, वर्ग की संवर्ग मैंने बताया था कि 7 अनिवार्य वर्ग की संवर्ग हैं। कीप पॉट क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट्स सिक, याद है? किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, स्पीशीज, ये क्या है? टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं। तो ये क्या है, इनके लिए क्या ऑप्शन सही है? ऑप्शन देखो, वर्गीकरण की मूल आधार, वर्गीकरण की जो मूल इकाई है, तो वर्गीकरण के जो फंडामेंटल यूनिट है वो मैंने आपको बताया था, वो होता है स्पीशीज। क्लासिफिकेशन की जो बेसिक यूनिट होती है वो होती है स्पीशीज या फिर जाति। ठीक है, तो ये तो इसका आंसर नहीं है। वर्ग की पदानुक्रम में एक स्तर, वर्ग की पदानुक्रम क्या होता है? टेक्सोनोमिक हायरार्की है में एक लेवल जो है वो टेक्सोनोमिक कैटेगरी होता है, यही मैंने आपको बताया था। तो आपका आंसर होगा ये, वर्ग की पदानुक्रम में एक स्तर होता है वर्ग की संवर्ग। ठीक है, संबंधित जीवों का समूह जो आपस में प्रजनन करने में सक्षम है, वो तो हो गई हमारी स्पीशीज अगेन। ठीक है, संबंधित जीवों का समूह परंतु ये आपस में स्वतंत्र प्रजनन नहीं कर सकते हैं, तो ये भी हमारा जो है वो वर्ग की संवर्ग नहीं होता। तो आपका आंसर क्या होगा? बी। समझ में आया? नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, निम्न में से कौन से वर्ग की संवर्ग में अन्य सभी शामिल हैं? आप क्वेश्चन समझे। बेसिकली इसका मतलब क्या है कि कौन से संवर्ग में अन्य सभी शामिल है, मतलब वो ऊपर होना चाहिए, ठीक है ना, और उसके नीचे होने चाहिए और सारे, तभी तो वो उसके अंदर शामिल होंगे। ये जैसे हमने क्या देखा था कि एक गण जो होता है उसमें कुल भी शामिल हो जाएगा, उसके नीचे वाला वंश भी शामिल हो जाएगा, उसके बाद नीचे वाला स्पीशीज भी शामिल हो जाएगा, क्योंकि वो सब उसके ऊपर है। ठीक है, तो सबसे ऊपर हायरार्की में सबसे ऊपर जो होगा वो ही उसका आंसर होगा। ठीक है, और मैंने अभी अभी एक्चुअली शायद आंसर ही का ही नाम ले दिया है, और वो है गण। ठीक है, जैसे अभी अपन वापस से यहाँ पे लिखते हैं, जगत, ठीक है, फिर संघ, वर्ग, गण, फिर आपका कुल, वंश, फिर जाति। ठीक है, तो अब अपन क्या देखते हैं कि गण के अंदर ये तीनों चीजें आती हैं, कुल, वंश और जाति। कि रिलेटेड कुल को हम गण में रखते हैं और रिलेटेड वंश को हम कुल में रखते हैं, तो बेसिकली सारे ही रिलेटेड हो गए। तो कुल, वंश और जाति को हम एक ही गण में, बेसिकली एक ही गण में ये शामिल हो जाती हैं। आपका आंसर हो गया गण। ठीक है, नेक्स्ट, दो जीव एक ही क्लास में हैं, दो जीव हैं जो एक ही क्लास में हैं, एक ही वर्ग में हैं, परंतु एक फैमिली में नहीं है, एक फैमिली में तो नहीं है, पर वो एक ही वर्ग में है। ये एक ही डैश से संबंधित हो सकते हैं। समझ में आया आपको क्वेश्चन? सोचिए, वंश, जाति, प्रजाति या फिर गण। अगेन अपन लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, अगर कभी भी कंफ्यूजन हो लिखो। ठीक है, ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, दो जीव एक ही वर्ग में है, मतलब वो एक ही क्लास में तो है, ठीक है, परंतु एक फैमिली में नहीं है, एक कुल में नहीं है। एक क्लास में है पर एक कुल में नहीं है। समझ में आया? एक ही फैमिली में वो नहीं है पर एक ही क्लास में है। तो एक एक ही डैश से संबंधित हो सकते हैं। तो ऐसे याद रखो बेटा कि अगर ये बोल रहा है कि वो एक ही वर्ग में है, मतलब वो संबंधित गणों के हैं, तभी तो वो एक वर्ग में है। ठीक है, वो संबंधित ऑर्डर्स के हैं। ठीक है, जैसे हमने क्या देखा था, कार्निवोरा और प्राइमेटा, ये दो ऑर्डर थे जो आपस में रिलेटेड है, इसीलिए हमने उनको एक क्लास में रखा था। मतलब कि इसका आंसर क्या होगा? गण, क्योंकि वो रिलेटेड ऑर्डर्स के हैं, संबंधित गणों के हैं, इसलिए हमने उनको एक वर्ग में रखा है। तो ये एक ही गण से संबंधित हो सकते हैं। आपका आंसर होगा डी, तभी आप उनको एक क्लास में रखोगे। समझ में आया? ओके, नाउ नेक्स्ट, मैंगीफेरा है एक,
मैंगो का साइंटिफिक नाम क्या होता है? मैंगो का साइंटिफिक नाम होता है मैंगी मैंगीफेरा इंडिका। ठीक है, जो मैंगीफेरा इंडिका है, इसमें मैंगीफेरा क्या है, किसका नाम है ये अगेन इजी क्वेश्चन है। ये है वंश का नाम। ठीक है, ये वंश होता है, ये जाति संकेत पद होता है, तो आपका नाम हो गया वंश। ठीक है, नाउ वी हैव अनदर क्वेश्चन। कतला कतला मछली के जंतु नाम से जाति नाम वंश नाम से मिलता है, इसलिए यह निम्न का एक उदाहरण है। कतला कतला एक मछली का नाम है, और कतला कतला में वंश नाम भी सेम है, जाति संकेत पद का नाम भी सेम है। मैंने आपको बताया था ये पिछली क्लास में। ऐसे नामों को हम क्या बोलते हैं? ये सिर्फ एनिमल्स में अलाउड है, जानवरों में रखना अलाउड है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था नाजा नाजा, रेटस रेटस, याद है? ऐसे ही कतला कतला क्या बोलते हैं हम इनको? इनको हम बोलते हैं टोटोनिम्स। याद रखो, ठीक है, इनको हम बोलते हैं टोटोनिम। गॉट इट? तो आपका आंसर होगा टोटोनिम। नेक्स्ट, एक वर्ग की पदानुक्रम में फैमिली को इनके बीच में रखा गया है। बेसिकली टेक्सोनोमिक हायरार्की में फैमिली को हम किसके बीच में रखते हैं? अगेन आप लिख के देख लो। ठीक है, ठीक है, तो हमने फैमिली को किसके बीच में रखा है बताइए? फैमिली आपको किसके बीच में दिख रही है? गण। किसके बीच में दिख रही है फैमिली बताइए? गण और वंश के बीच में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? गण और वंश के बीच में आपको कुल मिलता है, दैट इज फैमिली मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट। दिया गया प्रवाह आरेख पदानुक्रम के विभिन्न वर्ग की संवर्गों को दर्शाता है। ए बी व सी श्रेणियों को पहचानें और इनमें संबंधित सही कथनों का चयन करें। ठीक है, तो आपको सबसे फर्स्ट तो ए बी सी को पहचानना है और उनके लिए जो सही कथन होगा उसको ढूंढना है। ठीक है, तो जाति, वंश, वंश के बाद क्या आता है? कुल। ठीक है, फिर गण, गण के बाद आएगा वर्ग, वर्ग के बाद आएगा संघ, और सबसे ऊपर आएगा जगत। ठीक है, समझ में आया? तो ये हमने ए बी सी को तो आइडेंटिफाई कर लिया। अब ए बी सी के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा कथन सही है? ए वह वर्ग की संवर्ग है जिसमें अनेक संबंधित वंश होते हैं। ए है कुल और उसमें अनेक संबंधित वंश होंगे, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये सही है। श्रेणी बी के उदाहरण एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री, स्तनी आती हैं। श्रेणी बी है क्लास। यस, क्लास में डाइकोटिलेडोनी, कोटिलेडोनी और ये मैमेलिया, ये सब आते हैं, तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सी वर्ग की पदानुक्रम की आधारीय इकाई को दर्शाता है। सी जो है वो जगत है, तो ये आधारीय इकाई थोड़ी है। आधारीय इकाई तो जाति है, स्पीशीज होती है, फंडामेंटल यूनिट, सबसे बेसिक यूनिट, तो छोटी यूनिट। ठीक है, तो इसीलिए ये वाला स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग हो गया। श्रेणी सी के उदाहरण कवक, मोनेरा, प्रोटिस्टा आदि हैं। श्रेणी सी है किंगडम, किंगडम में आते हैं फंजाई, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमेलिया, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 और। ठीक है, सही कथनों का चयन आपको करना था, तो सही कथन है 1, 2 एंड। आई होप सबको समझ में आया ये क्वेश्चन कैसे करना है आपको। ठीक है, नाउ नेक्स्ट। परिभाषिक शब्द संघ किसने दिया था? ये आपको याद रखना है, ये हमें दिया था हेगल।
है। कुछ कुछ जो साइंटिस्ट होते हैं उनके नाम हमें याद रखने होते हैं, ये आप याद रखिएगा क्योंकि ये आया हुआ क्वेश्चन है। तो जो फाइलम जो वर्ड है, फाइलम संघ, ये दिया था हेकल। ठीक है। नेक्स्ट, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है पिछले सालों में। तो निम्नलिखित में से किस एक जीव का सही वैज्ञानिक नाम जो नामकरण के अंतरराष्ट्रीय नियमों के अनुसार सही छापा गया है तथा जिसका सही वर्णन भी किया गया है, कौन सा है? ठीक है। तो ये अलग अलग जीव के नाम है, आपको बताना है कौन सा एक तो करेक्टली रिटन है, तो सही से लिखा हुआ है। ठीक है ना। और सेकंड थिंग इज कौन सा उसका जो वर्णन आगे दे रखा है, किसके लिए वो सही वर्णन दे रखा है। ठीक है। तो फर्स्ट है मस्का डोमेस्टिका। मस्का डोमेस्टिका सामान्य घरेलू छिपकली, एक रेप्टाइल है। ठीक है। मस्का डोमेस्टिका याद है, अभी मैंने आपको एक टेबल दिखाई थी जो एनसीईआरटी में थी, और मस्का डोमेस्टिका जो है वो घरेलू मक्खी का नाम होता है, छिपकली का नाम नहीं होता है, इसलिए ये जो है ये गलत है। ठीक है। फिर प्लाज्मोडियम फॉल्सीपेरम एक प्रोटोजोअन रोगजनक जिससे सर्वाधिक गंभीर प्रकार का मलेरिया होता है, बिल्कुल सही है। आपको पता होगा मलेरिया कौन कॉज करता है? प्लाज्मोडियम। क्या, और प्लाज्मोडियम क्या होता है? एक प्रोटोजोआ होता है। ठीक है। और प्लाज्मोडियम फॉल्सीपेरम जो है एक वेराइटी है बेसिकली प्लाज्मोडियम की ही। ठीक है। जो कि बहुत ही गंभीर मलेरिया कॉज करती है, तो ये बिल्कुल सही है। पैलेस टिग्रिस भारतीय बाघ, गिर जंगलों में भरी भांति सुरक्षित। पैलेस टिग्रिस नहीं होता, पहली बात तो ये पैंथेरा टिग्रिस होता है ना। पैंथेरा टिग्रिस इंडियन टाइगर है। ठीक है। और गिर जंगलों में एक्चुअली लायन है, टाइगर नहीं है। ठीक है। तो ये गलत स्टेटमेंट है। ई कोलाई पूरा नाम एंटमीबा कोलाई, मानव अंतड़ियों में सामान्यतः पाया जाने वाला एक जीवाणु, जीवाणु नहीं है एंटमीबा। एंटमीबा होता है एक प्रोटोजोआ। ठीक है। जीवाणु नहीं होता है, बैक्टीरिया नहीं होता है, इसलिए ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो गया। तो आपका आंसर है बी। ठीक है। प्लाज्मोडियम फॉल्सीपेरम। नेक्स्ट, नीचे दिए गए चार कथनों का अध्ययन कीजिए और उनमें से सही कथनों को चुनिए। ए है जैव स्पीशीजों की परिभाषा अर्न्स्ट मेयर ने दी थी, मैंने आपको बताया था। अर्न्स्ट मेयर को हम 20th सेंचुरी का डार्विन बोलते हैं, उन्होंने बायोलॉजिकल कंसेप्ट स्पीशीज दिया था। प्रकाश काल का पौधों के जनन पर प्रभाव नहीं पड़ता है, ये गलत है। प्रकाश काल का पौधों पर फर्क पड़ता है, पौधों के जनन पर फोटो पीरियड जिसको हम, तो यस इसका प्रभाव पड़ता है। परिणाम पद्धति तंत्र आर एच विटेकर ने दिया था। जी नहीं। बाइनोमियल सिस्टम किसने दिया था हमें? लीनियस ने, इसलिए ये भी स्टेटमेंट है। एक कोशिकीय जीवों में जनन और वृद्धि समानार्थक होती है, ये मैंने आपको बताया था। जब अमीबा ग्रो करता है तो वो डिवाइड कर जाता है ना। तो जनन और वृद्धि दोनों एक समान है, तो ये सही है। तो इनमें से सही स्टेटमेंट क्या हुआ? ए और डी, और इसलिए आपका आंसर हो गया यहाँ पे ए। समझ में आया आप सबको? तो आपका आंसर क्या होगा? ए, क्योंकि ए और डी इसमें करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं। नेक्स्ट हम आते हैं, जाति मूल समानताओं वाले जीवों का समूह है। इंडिका लियो ट्यूबरोसम ऐसे जीवों के समूह को दर्शाता है। तो एक स्पीशीज क्या होती है? एक स्पीशीज जैसे मैंने आपको बताया मूल संरचना उनमें सेम है। ठीक है। मूल समानता है, सबसे ज्यादा रिलेटेड वाले जीवों का समूह जो होता है वो जाति कहलाता है। तो अभिकथन बिल्कुल सही है। इंडिका लियो ट्यूबरोसम, है, ये सब क्या है? ये सब स्पीशीज ही है। इंडिका है मैंगो की स्पीशीज, लियो है लायन की स्पीशीज, ट्यूबरोसम है आलू की स्पीशीज, तो ये सब जातियां हैं। ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, दोनों ही स्टेटमेंट सही है। पर जो तर्क है वो अभिकथन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है यहाँ पे, ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, ये अपने आप में एक अलग कथन है। इसीलिए आपका जो आंसर होगा वो होगा बी। अभिकथन और तर्क दोनों सही हैं, लेकिन तर्क अभिकथन की सही व्याख्या नहीं करता है। बेसिकली वो इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, पर ये अपने आप में दोनों करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं। समझ में आया आपको? ठीक है। नेक्स्ट, बिल्लियां व कुत्तों में कुछ समानताएं होती। बिल्लियां व कुत्ते एक ही फैमिली कैनेडी में आते हैं। कि बिल्लियां व कुत्ते में कुछ समानता होती है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तभी तो हमने उनको एक ही ऑर्डर दैट इज कार्निवोरा में रखा था।
ठीक है। पर क्या वो एक ही फैमिली कैनेडी में होते हैं? नहीं, बिल्लियां फैलिडी फैमिली में होती हैं, कुत्ते जो होते हैं वो कैनेडी फैमिली में होते हैं। तो ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग है, पर ये स्टेटमेंट सही है। तो आपका अभिकथन सही है, लेकिन तर्क जो है वो गलत है। ठीक है एवरीवन, नाइस। नेक्स्ट, जैविक संग्रहालय के बारे में निम्न कथन पढ़े। ठीक है? जैविक संग्रहालय साधारणतः शिक्षण संस्थानों जैसे विद्यालयों कॉलेजों में स्थापित किए जाते हैं। सही है। आपके स्कूल्स में भी जनरली कभी कभार छोटा सा एक म्यूजियम होता है जहाँ पे परिरक्षित करके रखा रह जाता है चीजों। संग्रहालय में परिरक्षित पौधों और जंतुओं के नमूनों का संग्रहण अध्ययन व संदर्भ के लिए होता है। नमूनों को पात्रों या जारों में परिरक्षित घोल में परिरक्षित करके रखा जाता है। मैंने आपको तो फॉर्मेलिन में हम इनको रखते हैं। कीटों को इकट्ठा करके मारने के बाद पिन लगाकर डिब्बों में परिरक्षित करते हैं। ये भी बिल्कुल सही है। बड़े जंतुओं जैसे पक्षियों और स्तनियों को प्रायः भरकर परिरक्षित करते हैं। ये भी बिल्कुल सही है। स्तनियों के कंकाल को संग्रहालय में रखने की अनुमति नहीं है। ये स्टेटमेंट एक जो है वो गलत है। कंकाल भी रखे जा सकते हैं। तो निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? केवल सिक्स्थ वाला जो कथन है वो सही नहीं है, बाकी सारे कथन जो है वो सही है। ठीक है बच्चों, नाउ इसमें आपको बेसिकली मैंने आपको बताया ना, प्लेस आप याद रखना बोटैनिकल गार्डन्स की। तो ये प्लेसेस दे रखे हैं, आपको मैच करना है। रॉयल वनस्पति उद्यान क्यू जो है वो कहाँ है? इंग्लैंड में। भारतीय वनस्पति उद्यान, ठीक है, इंडियन बोटैनिकल गार्डन। तो सबसे पहले आप देखो ए का टू आपको कहाँ दिख रहा है? एक ही ऑप्शन है जहाँ पे आपको ए का टू दिख रहा है, इसलिए आपका आंसर होगा ए। फिर भी हम देख लेते हैं भारतीय बोटैनिकल गार्डन कहाँ पे होगा? हावड़ा में होगा। नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? ये लखनऊ में है। लॉयड बोटैनिकल गार्डन कहाँ है? ये दार्जिलिंग। हमारा आंसर हो गया ए। ठीक है ना? ये याद करने की चीज है, तो आप इसको याद करके आराम से कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, निम्न कथनों का अध्ययन करें और सही विकल्प चुनें। ठीक है? हर्बेरियम संग्रहित पौधों के नमूनों का संग्रहण गृह है जिसमें उन्हें सुखाकर दबाकर शीट्स पर परिरक्षित करके रखा जाता है। बिल्कुल सही है, हर्बेरियम शीट होती है। फ्लोरा उन पादप जातियों की सूची प्रदान करता है जो एक विशेष क्षेत्र में है। सही है। ये बेसिकली पादपों की सूची आपको देता है। मोनोग्राफ्स में केवल एक वर्गक की सूचनाएं होती हैं। ये भी बिल्कुल सही है, ये एक ही टेक्सॉन के बारे में आपको बताता है। आपके तीनों स्टेटमेंट सही है, 1 2 और 3। नेक्स्ट, अब ये वो क्वेश्चन है जो मैंने आपसे फर्स्ट सेशन में पूछा था और जिसके आंसर्स मैंने जिनके नाम दिए थे उन लोगों के हैं मुझे कमेंट सेक्शन में। यस, तो क्वेश्चन था संचेतना सजीवों का एक परिभाषित गुण है। ये बिल्कुल सही है कि कॉन्शियसनेस जो है वो सुस्पष्ट अभिलक्षण है सजीवों का। ठीक है, संचेतना का मतलब है चेतना ही। संचेतना चेतना वन एंड द सेम थिंग, कॉन्शियसनेस। ठीक है। मानव ही केवल एक ऐसा जीव है जिसमें स्वचेतना होती है। ये भी बिल्कुल सही है। स्वचेतना मतलब हो गया आपका सेल्फ कॉन्शियसनेस, ये सिर्फ मानव में ही पाई जाती है। ये दोनों स्टेटमेंट सही है, पर ये दोनों स्टेटमेंट अपने आप में दो अलग अलग कथन हैं। तर्क जो है वो अभिकथन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट में हमने क्या कहा कि सभी सजीवों में चेतना मिलती है, सही बात है। सेकेंड स्टेटमेंट में हम क्या बोल रहे हैं? मानव ही एक ऐसा जीव है जिसके अंदर स्वचेतना होती है। ये भी स्टेटमेंट सही, पर इसमें ये जो तर्क है वो फर्स्ट अभिकथन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ये अपने आप में एक अलग स्टेटमेंट है, अलग वाक्य है, इसलिए आपका आंसर होगा बी। अभिकथन और तर्क दोनों सही है, लेकिन तर्क अभिकथन की सही व्याख्या नहीं करता है, उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। समझ में आया बच्चों? तो बी इसका आंसर होगा। पर जिन्होंने भी आंसर दिया है बहुत बहुत अच्छी बात है, और आगे भी आप ऐसे ही आंसर करते रहिए। ठीक है, तो आज का जो सवाल है जिसका आपको आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देना है वो है, निम्न में से किसमें सबसे कम समान लक्षण होते हैं? इनमें से किस वर्ग की संवर्ग में, ठीक है, जो पाए जाने वाले जो जीव है उनमें सबसे कम समान आपको लक्षण दिखाई देंगे? ठीक है, आपको इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। विद दिस हम क्लास के एंड में आ गए हैं। तो थैंक यू आज की क्लास देखने के लिए बच्चों, और ऐसे ही सीखते रहो और आंसर जरूर करो। ठीक है, ओके देन वील मीट इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय, टेक केयर।